ब्रजविजन में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन से मुलाकात करने वाले हैं, श्री अनुराग पी विनायक, जो कि आगरा में ही पले बड़े हैं और आजकल मेयो कॉलेज अजमेर में म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। वो डायरेक्टर हैं म्यूज़िक इंस्टीट्यूट जो मेयो कॉलेज में है और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट म्यूज़िक मेयो कॉलेज हैं। अनुराग, आपका स्वागत है। पहले तो मैं जानना चाहूँगा, आपका नाम अनुराग पी विनायक है, सो व्हाट डज पी स्टैंड फॉर? सो इट्स इसका रिलेशन मेरे बचपन से है। जब मैं छोटा था, सेंट पीटर्स कॉलेज में मेरे पेरेंट्स थे, वहीं पैदा हुआ, तो वहीं के हॉस्टलर्स ने मेरा नाम जो है सोचा है कि सर इसका नाम पिंटू रखेंगे। अच्छा। तो किसी ने थॉट भी नहीं दिया कि पिंटू जो है वो बहुत लंबे समय तक चलेगा। अच्छा। तो क्लास 10 में जब आया मैं, तो बोला सर से, मेरे फादर से ऑफिस ने बोला सर इसका नाम पिंटू है, एक्चुअल नेम इसका क्या है? हाँ। तो उन्होंने बताया इसका नाम अनुराग है और डॉक्यूमेंट्स बहुत पुराने हो चुके हैं, तो पिंटू हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो क्यों ना इसमें से एक ओ हटा देते हैं, तो वो पिंटू, एल्बर्ट पिंटो वाला पिंटू हो जाएगा। ओके, सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। ओके। तो ऐसे अनुराग पिंटो विनायक रहा, जिसको मैं काफ़ी चेरिश करता हूँ पुराने दिनों को, कि ये नाम मेरा पिंटू था। पुराने लोग जो हैं मुझे पिंटू नाम से बुलाते हैं, मेरे बैचमेट्स जो हैं वो सब पिंटू नाम से जानते हैं, अनुराग नहीं। हाँ, आपने आगरा में स्कूलिंग की, कॉलेज भी किया, पढ़ाया भी, और आपका म्यूज़िक हमेशा से पैशन रहा है। जी जी। क्योंकि आपके फादर भी म्यूज़िक का उनको पैशन था और वो बहुत सारे बच्चों को सिखाया भी करते थे। जी। तो आपके जो म्यूज़िक में उसके आपके पेरेंट्स या आपके फादर का क्या इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है? घर में बचपन से मुझे याद है कि माहौल हमेशा म्यूज़िकली रहा। छोटे थे हम लोग, तो पिताजी ने ग्रामोफोन ला के दिया, तो ग्रामोफोन पे जितने भी उस समय के लेटेस्ट नंबर्स जो थे वेस्टर्न कल्चर के या बॉलीवुड कल्चर के, वो सारे हम लोगों ने सुने। वो कब हमारे दिमाग में, जहन में वो फ़िल्टर होते रहे और हम लोग को एक अच्छा संस्कार, म्यूज़िकल संस्कार देते गए। एक जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है म्यूज़िक का, जो एक आपकी पर्सनालिटी डेवलमेंट में ज़रूरी होता है, वो सबका हमारे अंदर फ़िल्टर करता रहा और हमें वो स्ट्रॉन्ग बनाता रहा एज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आप बहुत लकी हैं कि जो आपका पैशन था वही आपका कैरियर और वही आपका रोज़ी रोटी कमाने का बना। और मैं आपकी जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी जो आगरा से अजमेर तक कैसी रही? मतलब बहुत सारे चैलेंजेस भी उसमें आए होंगे वहाँ तक पहुँचने में जहाँ आप आज हैं, तो उसके बारे में ज़रा बताइए। चैलेंजेस के लिए तो मैं कहूँगा मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा कि मुझे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं फेस करने पड़े। मैंने अपनी पढ़ाई सेंट पीटर्स कॉलेज से करी और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन ऑनर्स इन केमिस्ट्री करा दयालबाग से। जी। तो जब मैं सेंट पीटर्स में था, तो उसमें मेरी जो टीचर थी, एक बहुत अच्छी पियानिस्ट हुआ करती थी मदर मेरी, उनके अंडर में मैंने जो भी सीखा, शुरुआत करी मैंने। जो एक परसेप्शन फॉर म्यूज़िक जो बेसिक होता है कल्चर, वो उनसे मैंने लिया, उसको ग्रहण किया और उसका रिकग्निशन मुझे मेरे कॉलेज में दयालबाग में मिला, जहाँ पे मुझे काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। मेरा साइंस सब्जेक्ट था, तो साइंस फैकल्टी में हम लोग हमेशा बहुत डायनेमिक रहे म्यूज़िक को लेके, मैं और मेरे जो बैचमेट्स थे। तो वहाँ से मुझे लगा कि नो, आई शुड डू समथिंग इन म्यूज़िक अलॉन्ग विथ माई साइंस स्टडीज़। तो केमिस्ट्री में मैंने ऑनर्स किया। उसके बाद मैं दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूज़िक गया, वहाँ से मैंने क्लासिकल गिटार में मैंने अपना वहाँ से सर्टिफिकेशन लिया और सेंट एंथनीज में मैंने जॉब की एज अ केमिस्ट्री टीचर एज वेल एज म्यूज़िक टीचर। तो ये बिल्कुल इंटरकनेक्टेड रहा। ज़्यादा आपकी मुझे पत्नी भी आपकी बैचमेट थी? मेरे साथ नहीं पढ़ी हैं वो। अच्छा। वो दूसरे कॉलेज में, तो उसकी कभी वक्त मिलेगा तो उसके बारे में भी नहीं, मुझे लगा कि शायद आपकी, क्योंकि वो भी म्यूज़िक में लिरिक्स विरिक्स बहुत अच्छा लिखती हैं और आपने आगरा में जब आप डिफरेंट स्कूल्स में थे तो वहाँ अलग अलग आपने एक्टिविटी की, लिरिक्स उन्होंने लिखा और आपने म्यूज़िक कंपोज किया। उनका जो लिटरेरी सेंस है बहुत डेवलप्ड है। तो उनके जो कुछ गाने थे या उन्होंने कुछ हिम्स लिखी या एफओ स्कूल अजमेर आगरा के लिए उन्होंने एंथम लिखा,
तो वो उसका म्यूज़िक कॉम्पोजिशन मैंने करा, लिरिसिस्ट वो थी उसकी। सेंट एंथनीज़ में एक असेंबली सॉन्ग जो था, प्रार्थना थी, वो उन्होंने लिखी, उसका म्यूज़िक मैंने दिया। फिर ऑल इंडिया रेडियो में हम दोनों ही काम करते थे, मैं म्यूजिशियन की तरह, वो युवा वाणी की कॉम्पेयर की तरह। तो उन्होंने वहाँ पे भी लिखा, क्रिसमस के लिए लिखा। 25 दिसंबर से पहले एक प्रोग्राम हुआ था, तो फीचर वो हम दोनों ने करा, अपनी टीम लेके गए हम लोग, उसको रिकॉर्ड किया। तो बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हमारे लिए, बहुत लर्निंग हुई हमारी, कैसे हम जो है एक टीम वर्क में काम करते हैं। यंगस्टर्स के साथ हम लोग सब थे, तो कैसे हम लोग ने करा वो, दैट वाज रियली अ वंडरफुल मोमेंट फॉर अस। पर आप जब आगरा के कल्चर से जब आप अजमेर पहुंचे तो थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि कहा जाता है कि मेयो कॉलेज इज़ फॉर राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ा करते थे एक टाइम में, लेकिन अभी भी जो बच्चे पढ़ते हैं फीस की वजह से धनवानों के ही पढ़ते हैं। तो हाउ वाज दैट ट्रांजिशन? दैट वाज अ एब्सोल्युटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि मैं सेंट पीटर्स कॉलेज में पढ़ा। वहाँ किसी ज़माने में हमारा हॉस्टल हुआ करता था। हाँ जी। और वो कुछ समय बाद जो है, जब मैं 8th या 9th में होऊंगा, तब वो ख़त्म हो गया सिस्टम, और हाँ पूरी तरीके से सेंट पीटर्स डे स्कूल बन गया। तो उसके बाद जो मेरे एक्सपीरियंस रहे वो सेंट पीटर्स के एज अ डे स्कूल रहे। तो वो मेरा कल्चर जो था एज अ स्टूडेंट डे स्कूल का रहा। जब मैंने सेंट एंथनीज जूनियर कॉलेज में काम किया, वो डे स्कूल था। तो वहाँ से स्विचिंग ओवर टू अ रेजिडेंशियल स्कूल, 100% रेजिडेंशियल स्कूल, डेफिनेटली इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, बट वेरी एनरिचिंग। वहाँ पे चैलेंजिंग ये था कि बच्चे आपके साथ 24 घंटे रहते हैं। यू डोंट हैव टू बी अ टीचर टू देम, यू हैव टू बी अ पेरेंट, अ फ्रेंड इन होम दीज किड्स कैन कन्फाइड। तो आपके घर में मेरी ही बिटिया होगी, तो वो मेरे से किसी बात पे अपना कुछ मतभेद हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, हम डिबेटिंग में भी जा सकते हैं। तो वही माहौल वहाँ पे भी हमें बच्चों के साथ हमें उनको समझाना पड़ता है। इट्स अ बिगर चैलेंज। नहीं, मैं ये जानना चाहूँगा, दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि मेयो कॉलेज में म्यूज़िक इतना स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है। आपने बताया कि 4-5 लोग और भी हैं आपके डिपार्टमेंट में। जी। तो उसके पीछे क्या ध्येय क्या था कि बच्चों को जब मैं 1997 में मेयो कॉलेज गया, तो उससे पहले जो लोग बताते हैं, केवल इंडियन म्यूज़िक ही बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पे क्योंकि हमारा बच्चों को अपने कल्चर के बारे में बताना सबसे पहली चीज़ हमारी मकसद रहा है शुरू से मेयो कॉलेज में। तो इंडियन क्लासिकल में सितार कह लीजिए, या बच्चों को बांसुरी कह लीजिए, तबला है, इंडियन वोकल्स है, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। और उस समय के जो टीचर्स थे वो इंडियन ऑर्केस्ट्रा ही तैयार करवाते थे, इसमें भजन हैं, वो सारी चीज़ें राग बेस्ड चीज़ें करवाया करते थे। फिर 1993 में ब्रास बैंड, क्योंकि सारे सेरेमोनीज म्यूज़िक होता है हमारा, जितना मार्चिंग है 15 अगस्त की 26, वो उसमें हमारा मिलिट्री म्यूज़िक आ गया। तो 1993 में ब्रास बैंड को डेवलप किया गया, मेयो कॉलेज का ब्रास बैंड। जी। तो अलॉन्ग विद द इंडियन म्यूज़िक 1993 से हमारा ब्रास बैंड आ गया। और जब मैं 1997 में गया, आई कैन प्राउडली से दैट आई एम द फर्स्ट वेस्टर्न म्यूज़िक टीचर ओवर देयर एज अपॉइंटेड ऑन स्टाफ। तो वहाँ से भी जर्नी शुरू हुई वेस्टर्न म्यूज़िक की। अब इस समय का स्टेटस ये है कि लगभग 750 से 800 बच्चे हैं स्कूल में, और उसमें से लगभग 650 बच्चे जो हैं वो म्यूज़िक सीखते हैं। अरे वेरी गुड। And out of that number, almost 550 kids, they perform on annual day each year. Each year? Yes. They perform on almost 55 to 60 instruments along with western vocals and Indian vocals. तो ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा अचीवमेंट। क्या आपके रिपब्लिक डे या परेड में कभी गए हैं आपकी बच्चे? उसमें हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि हमारा जो खुद का ही मेयो कॉलेज का जो फंक्शन होता है वो बहुत ग्रैंड होता है, और उसमें बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ करा जाता है। हमारे यहाँ एनसीसी के तीनों ही विंग्स हैं, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, तो उनकी परेड होती है। स्काउट्स हैं हमारे, तो और हमारा ब्रास बैंड है, तो सारी चीज़ें वहीं हमारी जो है उस पर फोकस रखते हैं। मैं एज अ टीचर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि व्हाट रोल म्यूज़िक प्ले, जो आपके स्टूडेंट हैं उनकी पर्सनालिटी पे क्या रोल प्ले करता है म्यूज़िक, जो आप इतने मतलब करीब सभी बच्चे म्यूज़िक में इन्वॉल्व हैं। जी। तो हाउ इट हेल्प्स देम इन देयर लाइफ, जब वो आगे जाते हैं या कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, तो उससे उनकी जो पर्सनालिटी है, उनकी लाइफ, उनकी सोच में क्या इम्प्रूवमेंट होता है? सबसे बेसिक चीज़ जो मैं मानता हूँ म्यूज़िक के लिए, बच्चों के लिए, वो ये है कि वी क्रिएट
I can proudly say that Mayo College creates happy spaces for kids, Everyone. बच्चों के लिए. तो म्यूज़िक जो है बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कॉन्फिडेंस डेवलप करने में, बच्चों के आपस में जो कम्युनिकेशन में है. हमारे यहाँ जब 550 बच्चे बैठते हैं तो उससे पहले बहुत तैयारी होती है. तो तैयारी में हर बच्चे को हम उसका सबसे पहले जो है टेक्निकल स्किल देने से पहले कॉन्फिडेंस बिल्टअप करवाते हैं. जी. तो अगर बच्चा 4th क्लास का बच्चा या 5वीं क्लास से शुरू होती है, जो उनकी अगर यात्रा कॉन्फिडेंस से शुरू हो जाए तो बच्चा बाकी सब्जेक्ट्स में अपना वो जो एक कॉन्फिडेंस है उसको वो और एक्सप्लोर कर सकता है. टीम वर्क सीखता है बच्चा. जी. क्योंकि आजकल जो है बड़ी इंटरनेशनल वर्ल्ड हो गई है. कहीं पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमारा ये स्टेट वाइज है या कंट्री वाइज है. इट्स एन ओपन वर्ल्ड. तो उसमें जब तक आपको टीम वर्क के बारे में नहीं खबर है, आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि आपके यहाँ जो बच्चा भी आता है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिल्कुल आता है. बिल्कुल. सभी ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, NRIs भी आते हैं. तो उनको उनके कल्चर के साथ फिर एक कल्चर में ढालना तो बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत एक टीचर के लिए बहुत बड़ा बहुत चैलेंज है. और बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ही मतलब एक्साइटिंग है हम लोग के लिए जो हम लोग बच्चों के साथ काम कर रहे हैं वहाँ पे. अच्छा. और आपका और क्या एक्सपीरियंस, क्योंकि आप शहर से भी इंटरेक्ट करते हैं, अजमेर शहर के लोगों को भी आप इन्वॉल्व करते हैं या आप जाके परफॉर्मेंसेस आपके स्कूल के बच्चे देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल. हम लोग जैसे कि हमारे सोशल सर्विस का हमारा एक सेक्टर है, हमारा एक अलग ही बच्चों के लिए एक सोसाइटी है. तो उसके अंतर्गत हमारे बच्चे जो हैं तरह तरह के काम करते हैं. वहाँ पे जाके कंस्ट्रक्शन भी करते हैं ओल्ड एज होम में या ऑर्फनेजेस में. पर जो मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ होती है, जो बहुत खूबसूरत चीज़ है, वो ये है कि बच्चे वहाँ जाके ख़ास तौर की ओल्ड एज होम में जाके बुज़ुर्गों के साथ बैठ के उनके लिए म्यूज़िक बजाते हैं, पुराने गाने बजाते हैं. कोई बच्चा गिटार बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है. तो उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है बुज़ुर्ग लोगों के लिए. और बच्चों को भी सीखने को मिलता है. बच्चों को ये मिल रहा है कि बुज़ुर्गों के साथ अपना टाइम, घर में भी दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, तो वो वैल्यू करेंगे उस चीज़ को. उनकी जो भी एज के हिसाब से जो उनकी जो परेशानियाँ हैं या जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं ना कहीं वो उससे वो कनेक्ट कर पाएंगे बच्चे. और म्यूज़िक इज़ ऑल्सो अ हीलर, सॉर्ट ऑफ. डेफिनेटली हीलिंग तो है ही 100% उसमें. योगा जैसे होता है हमारे यहाँ, तो योगा में हमारे बच्चे जो हैं, हमने काफ़ी इवेंट में बच्चे सितार बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, ये ओम की चैंटिंग कर रहे हैं, उसके साथ योगा हो रहा है. तो उससे नॉर्मल योगा से n फोल्ड जो है उसका इम्पैक्ट पड़ता है. तो यू आर प्लेइंग अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल. यू आर क्रिएटिंग डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स फॉर द सोसाइटी. डेफिनेटली with the music. डेफिनेटली बहुत अंतर आता है बच्चे में अगर म्यूज़िक का उसका. मेरा ये नहीं कहना होगा कि बच्चे को हैज़ टू बी स्किल्ड इन सम इंस्ट्रूमेंट. इट्स नॉट सो. बट उसको सेंस होनी चाहिए, सेंस ऑफ म्यूजिक, लय जिसको कहते हैं जिंदगी में. तो वो बहुत काफ़ी प्ले करती है. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये जो म्यूज़िक आप सिखाते हो, इसका आपकी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? आपने तो अपने फादर से सीखा, आपकी डॉटर है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? मेरी डॉटर जो है वो सबसे बड़ी मेरी जो है क्रिटिक है. अच्छा. तो वाइफ तो नहीं है, स्मिता जी तो नहीं है, पर बेटी जो है वो बहुत बड़ी क्रिटिक है मेरी. और पापा तुमने ये गाना जो है इसमें ये तुमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसको सुधारो. हालांकि जो हम अपने पैटर्न्स जो सिखाने के रखते हैं, वो बच्चा कैसे उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में सी सके जी, वो रखते हैं. पर बिटिया जो है वो कहती है नहीं, यू हैव टू बी पर्टिकुलर विद द मेन स्केलेटन ऑफ द सॉन्ग, यू शुडंट चेंज. तो शी इज़ द बिगेस्ट. व्हाट इज़ गुड फॉर द किड्स, व्हाट इज़. आपके जो स्टूडेंट हैं वो भी आपको बहुत सारी लर्निंग देते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी बहुत लर्निंग है. बच्चों के साथ आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, सबसे बड़ी बात तो ये है. सो सबसे बड़ा जो आपके लिए जो टूल आप जो ले रहे हैं बच्चों से, वो एक पेशेंस है. पेशेंस नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से टीचर बनना आपका अधूरा हो जाएगा. सबसे बड़ी चीज़ जो पेशेंस है, जो बच्चे आपको सिखाते हैं, क्योंकि हर बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में या टीचर की सुनने वाला नहीं होता है. अपने अपने हिसाब से आते हैं, अपने अपने संस्कार से आते हैं. उनको स्ट्रीमलाइन करना वो एक चैलेंज. एक ही उसमें उनको मान ली कोई कॉम्पोजिशन उसमें बांधना, दैट्स अ चैलेंज. आपने कोविड पे भी कुछ एक
सॉन्ग लिखा था वो आगरा के अखबारों में भी छपा था और काफ़ी जगह भी छपा जी, था, जी, तो जी। वो उसकी प्रेरणा आपको कैसे हुई? मुझे लगा कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हमें सभी जो हैं यूट्यूब पे डाल रहे थे, अखबारों में आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। तो मुझे लगा कि मैं भी अपनी तरफ से अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ बनाऊं ताकि बच्चे अपने फैमिली में जाके उससे कुछ सीख के अपना कंट्रीब्यूशन दें। उसमें सबसे बड़ी लर्निंग ये थी कि आप जो हैं घर के अंदर रह के फ्रस्ट्रेट ना हो कोविड लाइफ से। आपके पास पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके पास म्यूज़िक है जो आपको स्कूल दे रहा है, आपके पास किताबें हैं, बहुत सारे जो घर के काम होते हैं, घर में आपके हेल्पिंग स्टाफ है, आप उनकी रिस्पेक्ट कैसे करें और कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दें। तो वो चीज़ बहुत बड़ा चीज़ है बच्चों को मोबिलाइज करने के लिए। तो ये कुछ गाना लाइन आपको याद है अगर अभी ऐसे तो मैं नहीं याद कर पाऊँगा, पर हाँ, अच्छा गाना बना था बच्चों के लिए ताकि बच्चे सीख सकें उसमें। तो आपके किसी बच्चों ने भी प्रेरणा लेके उन्होंने भी कोई गाने वाने बनाए और आपको दिए कि सर इसको ठीक कर दीजिए? बच्चे कोविड के उसमें तो नहीं दिए, पर हाँ हमारे बाकी जो हैं बच्चे लिखते रहते हैं, कॉम्पोजिशंस करते रहते हैं, और हमारा बच्चों के लिए अपना स्टूडियो भी है, तो उसमें बच्चे अपने आके आपके रिकॉर्ड करते उस हैं। स्टूडियो में आप बाकायदा म्यूज़िक और लिरिक्स बच्चों से लिखवा के और करते हैं। बच्चों को ही बता के कि इसका म्यूज़िक कैसे बिल्कुल, करना है वो भी आप जी, उसमें बताते हैं। बच्चों को थीम दे देते हैं कि भाई ये थीम पे आपको गाना लिखना है, हाँ। तो बच्चे उस पे गाना लिखते हैं। और एक बार का तो समय ऐसा रहा कि काफ़ी साल पहले के बताना, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स अगो, एक क्लास 5 के बच्चे ने जो गाना लिखा जो एनुअल डे पे 80 बच्चों ने गाया था, अरे वेरी गुड। तो उसी बच्चे के नाम से गया। पर आपके कुछ स्टूडेंट कोई प्रोमिनेंट किसी ने अपना कैरियर बिल्ड किया हो म्यूज़िक में? मेरे यूट्यूबर्स बहुत हैं जो कि अभी कर रहे हैं, और गिटार में भी कर रहे हैं। एक फ्लॉटिस्ट है, बांसुरी वादक है, बहुत अच्छा कर रहा है। तो मुंबई में रहता है बच्चा, वो तो अच्छा कर रहा है। ऐसे ही काफ़ी यूट्यूबर्स में कर रखा है, कुछ मुंबई में अपना लक ट्राई कर रहे हैं। तो देखिए सब चीज़ें सही नहीं तो माय गुड विशेस टू देम। आपका एक और भी पैशन है, आप ड्राइव्स पे जाना पसंद करते हैं, और आपने जब से आप अजमेर गए मेयो कॉलेज में तब से आपने शायद पैन इंडिया बहुत कुछ कवर कर लिया है, फ्रॉम ले टू कन्याकुमारी, और आप अभी नेपाल होके भी आए हैं। तो ये पैशन आपको कैसे डेवलप हुआ? और क्योंकि आगरा वाले शायद अगर आगरा का करें तो वो ये पैशन ऐसे डेवलप नहीं होते हैं, तो इसके बारे में बताएं। आप पति पत्नी और जब आपकी बेटी थी तो आप उनके साथ ही ट्रैवल करते थे? तो ये मैं अपना यात्रा मेरी जो है ये मेरे कॉलेज से दयालबाग से शुरू हुई है। ओके। तो दयालबाग में हम लोग जो थे, क्योंकि म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा हम लोग इफ़ेक्टिव थे, तो हम लोग को बहुत सारे कंपटीशन वगैरह में जाना पड़ता था, और यंगस्टर्स जाते हैं तो एक जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत बेहतरीन हो जाती है। तो वहाँ से फिर क्या हुआ, समर ब्रेक में मुझे लगा कि नहीं, आई शुड एक्सप्लोर सम पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल कंट्री। तो मैं अपने दोस्त के साथ सोलो या हम 2 लोग जाके हम लोग ट्रैवल किया करते। मोटरसाइकिल पे? नहीं, नॉर्मली हम लोग बैकपैकर्स थे। अच्छा। तो हम लोग जाया करते थे। और उसके बाद जब शादी हो गई तो लकीली जो आपका जो वाइफ आई, जो बेटा हाफ आई, वो भी बहुत शौकीन रही। तो उससे जो है हम लोग का जो एक टीम वर्क बन गया। पर हमने हमेशा एक फैमिली में ही करा, एक ग्रुप में नहीं करा। और इस एक्सट्रीम पे करा कि हम अपने मेयो कॉलेज से बाहर निकलते हैं समर ब्रेक में, वहाँ निकलते डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरफ मुड़ना है। अच्छा। और उसी रास्ते में चले जाते हैं, कुछ प्लान नहीं करते हैं। इक्विपमेंट हमारे पास सारा रहता है, कैंपिंग के लिए टेंट्स वगैरह रहते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट रहता है, और अपना फ्यूल होना चाहिए, बस हम निकल पड़ते हैं। तो इसमें एक्सपीरियंस ये रहता है कि जो आपको भी नहीं मालूम है, प्लानिंग में तो आपकी बहुत सारी चीज़ें तैयार होती हैं कि मैं इतने तक के यहाँ पहुँच जाऊँगा या इस होटल में रुकूँगा। हमारा ना होटल बुकिंग है, ना हमें मालूम है कि हम कहाँ जाएंगे। बस अगर गुजरात की तरफ निकलना है तो हमने गुजरात की तरफ की सड़क पकड़ ली और निकल गए। और जो भी हिंदुस्तान, मैं ये नहीं कहूँगा कि अहमदाबाद सुंदर है या राजकोट सुंदर है, बीच में ही बहुत सुंदर जगह हैं। उत्तराखंड की तरफ जाएंगे, ज़रूरी नहीं है जो हम लोग नैनीताल या मसूरी जानते हैं, इनके बीच में बहुत छोटी छोटी जगहें जो बहुत सुंदर हैं। तो वो एक्सप्लोर आप तभी कर सकते हैं जब आप थोड़े खुले मन से जाएं कि मेरी बुकिंग ज़रूरी है, मानता हूँ मैं, पर उसके बावजूद भी अगर आप इन एरियाज़ को भी एक्सप्लोर कर पाएँ
तो बहुत ही खूबसूरत रहता है। क्या आप अपने म्यूज़िक, गिटार और ये सब भी साथ में लेके चलते हैं अपने ट्रैवल में या? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे सारे इंस्ट्रूमेंट चलते हैं। मैं एक्चुअली आई एम अ मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। तो मेरा मेन इंस्ट्रूमेंट तो गिटार है, पर मैं उसके अलावा काफ़ी इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, और जहाँ जाता हूँ वहाँ से भी मैं कलेक्ट करके लाता हूँ कुछ ना कुछ फोक इंस्ट्रूमेंट्स, या वहाँ के जो है एथनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको लेके आता हूँ। तो कभी ऐसा मौका मिला कि आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा देखा, आपने गाड़ी रोकी और अपना म्यूज़िक उसमें म्यूज़िक शेयर किया और उनका जो म्यूज़िक है उसको पिकअप किया? ऐसा इंसेंस तो कभी नहीं आया, पर एक बार ये रहा कि हम गुजरात में थे, तो वहाँ एक कम्युनिटी थी, वहाँ हम रुके, वहीं पे हमारे होटल वगैरह नहीं, तो हमें किसी कम्युनिटी में जाके रुकना पड़ा। और उसमें उनका बड़ा अच्छा एक रूटीन लाइफ थी, वहाँ पे योगा वगैरह का उनका था, मेडिटेशन का था। तो वहाँ मैंने ज़रूर इकट्ठे करके हम लोगों ने सबने बैठ के जो है एक जो म्यूज़िकल सत्संग कहते हैं, एक मान लीजिएगा, वो चैंटिंग टाइप की करी, और उसमें मेरा काफ़ी अच्छा रोल था। तो वो बहुत एनरिचिंग था, बहुत। क्योंकि आप ब्रज से आते हैं, आपका बहुत समय ब्रज क्षेत्र में गुजरा है, तो क्या कभी आपने ब्रज का जो म्यूज़िक है उसके बारे में उसको शेयर किया हो? जब आप ऑल इंडिया ट्रैवल करते हैं तो लोगों ने कहा होगा कि भाई आपका होम टाउन आगरा है, तो कुछ ब्रज का बताइए, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। पीपल नाउ दे आर नॉट कन्फाइंड टू ना पर्टिकुलर रिलीजन, वो रीजन, वो ये चाहते हैं कुछ भी जो खूबसूरत है अगर उनके साथ शेयर करेंगे आप, तो वो उसमें गदगद हो जाते हैं। तो मैंने मे बी आई फॉल शॉर्ट ऑफ दैट कि मैंने ब्रज का जो कल्चर है उसको मैंने ऐसे प्रमोट नहीं करा, क्योंकि मेरा एक तो बैकग्राउंड वेस्टर्न का रहा, तो वेस्टर्न में मैं इतना नहीं योगदान दे पाता था। पर हाँ, जो भजन है हमारे, वो सारे जो है हमारे चलते हैं उसमें, तो वो खूबसूरत हैं। बांसुरी पे जैसे बजाता हूँ मैं, बस भजन वगैरह, तो लोग उसको काफ़ी पसंद करते हैं। आपने एक यात्रा की 47 डेज़ की। जी जी, वो जी। क्या यात्रा थी? वो कार से की थी आप? वो कार से की थी हमने। हम अजमेर से निकले कन्याकुमारी तक के। हमारा टारगेट ये था कि हम सेम रोड को एक बार भी हिट नहीं करेंगे। अच्छा। तो 47 डेज़ में हम अपनी नई रोड्स ढूंढते गए। तो हम वेस्टर्न साइड से नीचे उतरे और ईस्टर्न साइड से हम ऊपर चढ़े। तो अजमेर होते हुए, अहमदाबाद होते हुए गए हम, फिर झांसी होते हुए और आगरा होते हुए तब हम अजमेर पहुँचे। तब अजमेर जी। तो इसका क्या एक्सपीरियंस आपका रहा? अगर म्यूज़िक पॉइंट से अगर मैं आपसे सवाल करूं, क्योंकि म्यूज़िक तो सब जगह है, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी म्यूज़िक है, आप लोगों को देख रहे हैं तो आप इंस्पायर हो रहे हैं वहाँ से। जी। तो अगर मैं म्यूज़िक के पोर्टफोलियो में अगर आपसे पूछूं कि ये जो आप यात्राएं करते हैं उससे आपको क्या एनरिचमेंट मिलता है? एक तो सबसे बड़ा ये है कि यू कनेक्ट विद अदर कल्चर्स। अब जब जैसे मैं गोवा गया, तो गोवा का जो म्यूज़िक है वो बिल्कुल ही फ़र्क है। तो आप वहाँ जाएंगे तो आप अगर म्यूजिशियन है एट हार्ट, तो आप आराम से बैठ ही नहीं सकते हैं। यू विल स्टार्ट टैपिंग, इट इज़ नॉट पॉसिबल आप बैठें। आप महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल ही अलग म्यूज़िक हो जाएगा, तमाशा है बिल्कुल। तो वो ताशा वगैरह जो बजाते हैं, वो सारी चीज़, तो वो बेहतरीन मैं हर जहाँ भी गया हूँ वो मुझे कहीं ना कहीं ये जो फ्लेवर्स ऑफ म्यूज़िक है वो मिलते गए। तो उससे आपको एक मतलब खुद भी रिच हो रहे हैं, और आपको यू फील प्राउड कि यू आर इन अ ब्यूटीफुल कंट्री वेयर इट इज़ नॉट द सेम कल्चर थ्रू आउट द लैंड। हर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर आप जाएंगे, आपको खाने का भी, म्यूज़िक का, भाषा का। और एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि बहुत दफ़ा ये होता है कि कुछ लोगों के मन में रिजर्वेशन होता है कि अरे वहाँ से निकल रहे हो, वहाँ ध्यान रखना, वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं नेगेटिव में थोड़ा। कहीं ऐसा नहीं होता है। पीपल आर सो वेलकमिंग, सच ब्यूटीफुल पीपल आर देयर। आपको हमेशा बहुत पॉजिटिव में ही आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। तो मेरी वो 47 दिन की यात्रा जो है वो बहुत ही बेहतरीन रही। मेरे से ज़्यादा मेरी जो छोटी बेटी थी, बिल्कुल 12 साल की थी उस समय वो, तो उसके लिए एज अ लिटिल चाइल्ड किड इट वाज अ बिग टाइम एक्सपीरियंस। तो वो लेके गई है अपने साथ आगे उस चीज़ को। जो आप ये यात्रा करते हैं, उससे जो गैदर करते हैं, ये आप जब व्हेन यू गो बैक टू मेयो कॉलेज, तो आपके म्यूज़िक में इसका कहीं रिफ्लेक्शन आता है या? 100% आता है, 100% आता है। पहली बात तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस बच्चों से शेयर करता हूँ, उनको ये बताने के लिए हाउ ब्यूटीफुल द वर्ल्ड इज़, हाउ ब्यूटीफुल आवर कंट्री इज़। तो केवल आप दूसरी जो फैंसी चीज़ें उनको नहीं देखें,
आपके देश में बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। पहली सही, चीज़ तो ये I है। agree with that. दूसरी चीज़ जो है, जो हमारा जो एनुअल फंक्शन होता है कॉन्सर्ट, उसमें मैं सारे कल्चर्स की म्यूज़िक को इनकॉर्पोरेट करता हूँ। अच्छा। तो कहीं ना कहीं सीख के आता हूँ, फिर उनको सुनता हूँ, उन पर स्टडी करता हूँ, फिर उसको कैसे बेस्ट फिट में अपने बच्चों के कैलिबर के हिसाब से, तो उससे जो फाइनली जो हमारा आउटकम आता है वो बहुत ही खूबसूरत आता है। आपने 25 साल म्यूज़िक में बिताए, किताब लिखने का नहीं सोचा? 26 साल हो गए मुझे मेयो कॉलेज में। वहाँ पे मैंने अपने सब्जेक्ट के उसमें रिलेटेड मैंने म्यूजिक बुक लिखी है, जो कि मेयो कॉलेज में चल रही है इस वक्त। अच्छा। तो वर्कबुक जो बच्चे हैं वेस्टर्न म्यूजिक जो सीखते हैं वो मेरी ही किताब से सीखते हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस है बच्चों के लिए भी एंड गुड लर्निंग फॉर देम। हम एक सवाल पूछते हैं अपने हर गेस्ट से कि ब्रज क्षेत्र, अभी आप काफ़ी दूर हैं ब्रज क्षेत्र से, लेकिन आपका बचपन यहाँ बीता है, आप का क्या इमेजिनेशन है कि ब्रज क्षेत्र, क्योंकि म्यूज़िक से ही अगर मैं संबंधित पूछूं तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ब्रज क्षेत्र, रासलीला है, अलग अलग तरीके के म्यूज़िक हैं। आगरा की अगर आप बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ पोएट्स जो मुग़ल काल से भी थे, मीर हैं, बाकी सारी गालिब भी यहाँ से ही, आगरा से। तो आप क्या इमेजिन करते हैं कि आगे आने वाले समय में ब्रज कैसा, आपका इमेजिनेशन में ब्रज कैसा होगा? अभी जो सिनेरियो देख रहे हैं कि यंगस्टर्स में काफ़ी जो है रुझान अपने कल्चर के लिए बढ़ रहा है। अगर आप देखें तो बच्चे जो हैं थोड़े कॉन्शियस हैं अपने कल्चर को लेके, रिलीजन को लेके। बच्चे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने ही कल्चर के लिए, तो उसमें भजन भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बच्चे उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो एक नींव जो पड़ रही है बच्चों में, एक सीड ऑफ जो स्पिरिचुअलिज्म कह लीजिए या अपने कल्चर के लिए रिचनेस के लिए, वो पड़ता जा रहा है। तो आने वाली अगर ये जनरेशन उसको एंजॉय करेगी, जिसके लिए मेरी आपकी जनरेशन या मेरे से बड़े लोग जो हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हमें उसको जो है उनको बिल्कुल सही मायने में समझाना पड़ेगा और उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हर शख्स जो आता है उसको अप्रिसिएशन की ज़रूरत पड़ती है जी। तो उसमें अगर बच्चे को अप्रिशिएट करेंगे दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, और ये और एडिशनल चीज़ें हमारे कल्चर की, वो एक बच्चा थोड़ा बहुत जानेगा, मान लीजिए किसी कल्चर के बारे में, ब्रज क्षेत्र के बारे में जानेगा, उसके बारे में अगर उसको बड़े लोग उसको और संभाल के उसको और एनरिच करेंगे, इंटरेस्टिंग जो हमारी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं या जो इन कॉन्टेक्स्ट वो बताएंगे, तो मेरे समझ से वो और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। आप आने वाली यूथ जनरेशन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जो युवा है हमारे दर्शक? मैं अभी तो यही कहूँगा कि बच्चे जो हैं, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, वो थोड़ा सा एक पेशेंस रखेंगे चीज़ों को लेके, जो बहुत ज़रूरी फीचर है। बच्चे बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत डायनेमिक हैं, पर जो रेस्टलेसनेस होती है या ये कहें पेशेंस रखने की बात है, अगर उसको थोड़ा सा कंपोज हो जाएंगे तो कहीं पहुंचेंगे, बेहतरीन जगह पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग, आपसे चर्चा करके। हम चर्चा कर रहे थे श्री अनुराग विनायक, जो कि अजमेर में मेयो कॉलेज में म्यूज़िक डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। आशा करते हैं कि हम आगे आने वाले समय में फिर उनसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।